करें शुरू, है ना। अपना जो टॉपिक चल रहा है ना वो चल रहा है साहब उपसर्ग, है ना। उपसर्ग को लेकर अपन बात कर रहे थे और उपसर्ग वाले जो हैं हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ रहे थे साहब। हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको लेकर हम बात कर रहे थे कि हिंदी के उपसर्ग हैं, इनकी जो संख्या है वो भी कितनी है, 22 है। इनको याद रखने का जो तरीका है, जो ट्रिक्स है, वो हमने बात की थी, वो ये वाली है। कौन सी थी? बिन बहु आप सम नाना, सम नाना आधा अन ओसन भर लेना, क्योंकि उनका चिर को 2 3 4 5 ऊपर के। ये इस प्रकार से हमारा 22 जो उपसर्ग है ना हिंदी के, इनको लेकर हम बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। CS वालिया, क्या नाम है? देखो साहब, ये हिंदी के 22 उपसर्ग हैं, इनको लेकर हमने बात कर रहे थे। इसमें से हमने कुछ उपसर्ग पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ लिया? तो एक तो इनमें से हमने बिन उपसर्ग है, उनको लेकर हमने बात कर ली थी। बिन का मतलब होता है साहब बिना। बिना है, इससे बनने वाले क्या क्या शब्द है? तो बिन बहु, बिन खाया, बिन जाया, बिन पिया, बिन सोया, बिन सोचा, है ना, इस प्रकार के आएंगे। बिन के बाद में दूसरा जो उपसर्ग आता है वो आता है हमारे पास में बहु। ध्यान दीजिएगा, यह बहु उपसर्ग है, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इस बहु का तो मतलब होता है पुत्र वधु। समझ में आ गया? ये बहु में हु छोटा आएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इस बहु का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। ये उपसर्ग हो गया। अब इससे क्या क्या जो शब्द है वो बने थे साहब? तो बहुतल है, बहुभुज है, बहुकोण है ना, ऐसे बने थे। बहु के बाद में आता है, फिर आ गया उपसर्ग आ गया साहब, वो आ गया कौन सा? आप। आपका मतलब क्या होता है? तो आपका मतलब खुद होता है या स्वयं होता है। इससे बनने वाले क्या क्या शब्द थे? तो आप बीती, आप कही, आप सुनी, आप देखी, आप बोली, है ना, इस प्रकार के शब्द वो बने थे। इसके बाद में आता है साहब सम उपसर्ग। इस सम का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बराबर। तो जैसे कि इससे बनने वाले शब्द क्या थे? तो समतल है, समकोण है, समबाहु है, समभुज है ना। ये ऐसा ही उपसर्ग आता है संस्कृत में भी। संस्कृत में जो उपसर्ग आता है सम, उसमें क्या आता है साहब? उसमें आएगा मैं, आएगा हल्यंत। अगर ये मैं हल्यंत आता है तो ये तो संस्कृत का है, और अगर सम में मैं पूरा आता है तो ये क्या हो जाएगा साहब? ये हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक ही हमने बात की थी या आगे पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था। चलो साहब, आप थोड़ा जो है ना, आप ये जो वाली है इसकी पहले वाली जो क्लास है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, उसमें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप पहुँच लीजिएगा। इसके बाद में है, आप भी तो आए थे ना? नहीं आए थे शनिवार को? मिस किया था, तो आप उस पर देख लीजिएगा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। बाकी तो आपने देख ही रखा है, लिख रखा है, जो इसका मतलब है कि आप नहीं भी आए हैं लेकिन आपने देख लिया है। ठीक है, चलो साहब, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो वाला उपसर्ग है उसको लेकर यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे आता है साहब नाना उपसर्ग। एक तो नाना पहले आप सुनते आए हैं, नाना का मतलब अपने जो मम्मी है, मम्मी के जो पिता है वो है नाना, और दूसरे नाना आज आप पढ़ने वाले हैं। वो नाना कौन से हैं? तो ये नाना है उपसर्ग के रूप में। नाना उपसर्ग भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विविध। विविध का मतलब होता है साहब अनेक। इसका मतलब क्या होता है? तो विविध बोल दो या अनेक बोल दो, है ना, ये तो इसका अर्थ निकलता है। इससे क्या शब्द बनते थे? इससे 3 शब्द बनेंगे। क्या रूप बनेंगे? एक तो बनता है नाना रूप, एक आता है साहब नाना जाति, और एक आता है नाना विकार। नाना विकार है, ये बनता है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे साहब? ये 3 शब्द है ना वो बन जाएंगे। जा रही है बस, है ना। तो ये हो गया नाना। नाना के बाद में क्या आता है साहब? अध उपसर्ग आता है। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया साहब 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है अध। इस अध का मतलब होता है आधा। इसका मतलब क्या होता है साहब? आधा है वो होता है। अध का मतलब हो जाएगा आधा। इससे क्या शब्द बनेंगे? तो जैसे क्या आता है? अध मरा, अध मरा, अध जला, अध पका, अध खिला, अध कचरा।
ये हो गया अध। अभी जो ये जो नई एनसीईआरटी वाली किताब आई ना अपने, इसमें नया एक उपसर्ग और जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है साहब? तो वो जोड़ा गया है अधः उपसर्ग जोड़ा गया है। ये पहले वाली एनसीईआरटी वाली किताब थी, इसमें था, और नई वाली किताब आई है उसमें क्या था साहब, इसको और जोड़ा गया है। तो इसी के साथ इसको भी हम वैसे भी इसी नंबर पे पढ़ लेते हैं। इस अधः इसका मतलब होता है बुरा, बुरा बोल दो या नीच है वो बोल दो साहब, ठीक है ना। इससे क्या शब्द बनेंगे? तो इससे तीन ही बनेंगे। एक तो बनता है अधोगति, एक बनता है अधोगत, और एक बनता है साहब अधोमति, है ना। ये तीन जो शब्द है ना वो बनेंगे। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है साहब कि जैसे कि अध मरा है, अध जला है, अध पका है, ये तीन शब्द दे दिए, और यहां से क्या दे दिया साहब? अधोगति दे दी, है ना। एक तो जैसे कि दे दिया साहब ये वाला ऑप्शन, एक यहां से दे दिया ये वाला ऑप्शन, एक दे दिया यहां से ये ऑप्शन, है 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे जैसे दे दिया साहब ये वाला। और फिर पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अध वाला कौन सा वाला साहब? ये वाला। अब ऑप्शन में क्या देगा? वो ये भी देगा, और ये कौन सा अध है ये भी देगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर तो देखो ये जो अध है इसमें से इसमें विसर्ग नहीं है, तो विसर्ग नहीं है तो ये देखो ये तो क्या है, ऐसा कैसा ही है, जैसे कि अध मरा है, अध जला है, अध पका है, अध खिला है, अध खसरा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो है ये वाला जो है अधोगति वाला है, अधोगति है, यहाँ पर जो उपसर्ग है साहब ये कौन सा आ जाएगा? अधः आ जाएगा। अब ये ही क्यों आया, है ना। वैसे कि ये उपसर्ग है, इससे ये जो शब्द है ना वो बने हैं। अब ये क्यों बने? देखो संधि हम पढ़ रहे थे ना, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का देखो पहला नियम आया था कि पदार्थ अ हो, ए के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो? सहघोष व्यंजन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर तो एक उपसर्ग का भी जो नियम है वो लग गया, और साथ में क्या हो गया साहब? संधि वाला जो नियम है ना वो भी लग गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों शब्द है वो बन गए। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा अगर ये दे दे, जैसे कि अधोगति है, अधोगत है, अधोमति है, ये तीन शब्द दे दिए, और यहाँ पर दे दिया साहब अध कसरा दे दिया। फिर पूछा गया कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब? यहाँ पर तो अध है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें तीन ही शब्द ध्यान रखना है, और यहाँ पर ये जो है इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो तो आप आराम से और पहचान लेंगे। इसके बाद में यहां पर आता है साहब अध आ गया, अध के बाद में आता है साहब अन। अब जो अन उपसर्ग है, ये जो अन है, अन का मतलब होता है साहब नहीं, ठीक है। इससे क्या बनेंगे? इससे शब्द बनते हैं साहब अनबन, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनहोनी, अनकही, अनदेखी, अनदेखी, ठीक है ना। अब देखो ये जो अन है इसमें अगर न पूरा आ रहा है तो ये तो किसका हो गया? हिंदी का। अगर अन में क्या आता है साहब? न हल्यंत आता है, तो ये बन जाता है संस्कृत का उपसर्ग। इससे क्या क्या शब्द देखे थे हमने? तो इससे हमने देखा था साहब अनेक, अनेक किससे बनता है? तो अन प्लस एक से बनता है अनेक। ऐसे आता है अनैतिहासिक, अनैतिहासिक है, इससे क्या बना था साहब? तो इससे बना था हमारे पास में अनधन ऐतिहासिक, अनधन ऐतिहासिक से क्या बन जाएगा? अनैतिहासिक। ऐसे अनउर्वर है, ऐसे अनावश्यक है, ऐसे शब्द हमने देखा था। तो यहाँ पर अगर संस्कृत का आता है तो क्या आएगा साहब? यहाँ पर आएगा न हल्यन, और हिंदी का आता है उसमें क्या आता है? अपन न पूरा आता है। अब देखो यहाँ के तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे इनको तो आराम से पहचान सकते हैं, जैसे अन्न प्लस बन, अनबन, अन्न प्लस जान, अनजान, अन्न प्लस होनी, अनहोनी, अन्न प्लस कही, अनकही, अन्न प्लस देखी, अनदेखी। समझ में आ गया? तो ये जो उपसर्ग है यहाँ पर तो अन है, ये हिंदी का है, इसमें न पूरा आएगा। संस्कृत का होगा तो न क्या आएगा? हल्यंत आएगा। समझ में आ जाएगा? चले आगे। अन के बाद में अगर मैं बात करूं, अन के बाद में आगे वाला जो है साहब वो है औ। ये औ आता है, इसका मतलब होता है साहब बढ़ा होता है वैसे, है ना। इससे क्या है? तीन शब्द ही ध्यान रखना है। कौन कौन से? जैसे क्या आता है साहब? अवतार, औगड, है ना, और ऐसे आता है साहब अवसर, ठीक है ना। यहाँ पर अवतार है, बड़ा रूप आ जाएगा, औगढ़ है, बड़ा गढ़ है हो जाएगा, और यहाँ पर अवसर है, इसका मतलब हो जाएगा तालाब।
ईसर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, तो बड़ा तालाब होगा वो क्या आ जाएगा, औसर के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है साहब, औ है वो उपसर्ग भी होता है। औ के बाद में आता है फिर हमारा आ गया साहब स उपसर्ग। स का मतलब होता है साथ या सहित, साथ या सहित है वो होता है। इससे क्या शब्द बनेंगे, इससे बनेगा जैसे कि आ गया साहब सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ में, ऐसे आ जाएगा सकर्मक है। ऐसे आ गया साहब सपूत है, पूत के साथ में, है ना, सकर्मक है, सपूत है। ऐसे आ जाएगा सलंघन है, स प्लस लंघन से क्या बन जाएगा, सलंघन है वो हो जाएगा। स के बाद में आता है वो जो उपसर्ग आएगा साहब, वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, तो फिर नेक्स्ट उपसर्ग आ जाएगा स के बाद में है न। न का मतलब होता है नहीं, जैसे नकुल जिसका कोई कुल ना हो, है ना, नेति जिसकी कोई समाप्ति ना हो, ये बनता है न प्लस इति से बन जाएगा नेति, यानी जिसकी कोई समाप्ति न होगी वो नेति हो जाएगा, है ना। ऐसे आता है साहब नपुंसक, नपुंसक है वो हो जाएगा, जिसकी कोई पहचान ना हो वो क्या हो जाएगा आपका, नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, न के बाद में चलो आगे वाला फिर आगे वाले पेज में करेंगे, एक बार लिखो यहां तक। सपोर्ट का अर्थ क्या होता है, सपोर्ट का मतलब तो सहारा होता है। यहाँ पर कौन सा है सपोर्ट वाला उदाहरण, सपूत, सपूत का मतलब होता है, पूत का तो मतलब होता है पुत्र, ये है ना इस सपूत, इस सपूत का स का तो मतलब होता है साथ, और ये जो पूत है ना इसका मतलब होता है पुत्र, तो पुत्र के साथ होगा वो क्या कहलाएगा, सपूत कहलाता है। ठीक है प्रिंस जी। अल्लाह हाँ, सपूत का मतलब अच्छा पुत्र, अच्छा पूत होता है, अच्छा पुत्र होता है। लिखा भाई, बड़ा, बड़ा रूप, यहाँ पर बड़ा रूप हो गया, ओगढ़ बड़ा गढ़ हो गया, ओसर बड़ा तालाब हो गया। इस सर का मतलब होता है तालाब। गढ़ बड़ा गढ़ आता है ना। इनमें से जो समान समान ना हिंदी में और संस्कृत में चलते हैं वो लगभग थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे इनका जो पढ़ने का मतलब है ना वो यही है कि इनसे हमें पता चल जाएगा साहब कि ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं क्या, उपसर्ग होता है तो हमारा प्रश्न वो सही होने की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो नाना, नाना का मतलब हो गया विविध यानी अनेक। तो नाना रूप अनेक रूप हो जिसमें, नाना जाति जिससे अनेक जाति हो, और नाना विकार जिसमें अनेक प्रकार से बदलाव हो। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, जिसमें अनेक प्रकार से बदलाव होगा वो क्या कहलाएगा साहब? नाना विकार कहलाएगा। लिख लो एक बार। समाप्ति, जिसकी कोई समाप्ति न हो। न का मतलब नहीं, रीति का मतलब समाप्ति, जिसकी कोई समाप्ति नहीं होगी वो नेति हो जाएगा। इतना लिख लिया, चले आगे। तो देखो, जिसके अनेक रूप हो, नाना रूप अनेक रूप हो, नाना जाति जिसमें अनेक जातियों का मिश्रण हो, और नाना विकार जिसमें अनेक प्रकार से बदलाव हो, वो क्या हो जाएगा? नाना। नाना उपसर्ग होता है। एक आता है अद, अद का मतलब क्या हो जाएगा? आधा, है ना। तो अध मरा, आधा मरा हुआ, अध जला, आधा जला हुआ, अध पका, आधा पका हुआ, अध खिला, आधा खिला हुआ, और अध कचरा जिस पूरी तरह से ठीक नहीं हो, आधा विष रूप में हो। नंबर इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पर है ना इसको नया जोड़ा गया है ना, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसलिए इसको नया जोड़ा है, यहाँ पर नया और जोड़ा है, ये वाला जोड़ा। कुछ उपसर्ग इसमें से हटा दिए हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई हटा दिए वो भी पढ़ लेते हैं, जो जोड़ दिया गया है ना वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुरानी एनसीईआरटी वाली किताब से अगर वो बना देना पेपर तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो फिर इसके साथ में इसको पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इसका मतलब अध होता है, इसका मतलब अध है, इसका मतलब बुरा हो जाएगा, इसका मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आ गया अन, अन का मतलब नहीं है, तो अन बन है, नहीं बनना है, अनजान है जो जानकार नहीं है, अनहोनी है ऐसा कार्य पहले नहीं हुआ है, अन कही है ऐसी बात पहले कही हुई नहीं है, अनदेखी पहला ऐसा देखा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर आता है साहब औ, औ का मतलब बड़ा होता है, तो अवतार बड़ा रूप हो जाएगा, ओ गढ़ बड़ा गढ़ हो जाएगा, ओशर बड़ा तालाब है वो हो जाएगा। इसके बाद में आता है स का मतलब साथ में होता है, स कर्मक कर्म के साथ में, सपूत पुत्र के साथ में, और सलंगन जिसमें क्या किया जाए एक साथ जोड़ा जाए, वो क्या हो जाएगा? सलंगन हो जाएगा। न का मतलब नहीं होता है, तो नकुल जिसका कोई कुल ना हो, नेति जिसकी कोई समाप्ति ना हो, और नपुंसक जिसकी कोई पहचान ना हो, वो क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे कौन से कुछ उपसर्ग है वो हो गए। आगे चलें, लिख लिया है यहां तक? न हो गया ना। न के बाद में लिखो साहब भर। भर का मतलब होता है पूरा, है ना, पूरा हो जाएगा। जैसे भरपूर, भरमार और भरसक। भरपूर, भरमार और क्या हो जाएगा साहब? भरसक है वो हो जाएगा भर। भर के बाद में आता है साहब उन। उन का मतलब होता है एक कम। जैसे 39, 59, 69, उनके बाद में आता है का। का मतलब हो जाएगा साहब बुरा। जैसे कायर, काजल, कापुरुष। कायर, काजल और क्या हो जाएगा साहब? कापुरुष है वो हो जाएगा। कायर है, काजल है और क्या हो जाएगा? कापुरुष। का के बाद में आता है चिर। चिर है, चिर का मतलब होता है साहब सदैव। जैसे चिरकाल, चिर परिचित, चिरकाल, चिर परिचित, चिर स्थायी। चिरकाल, चिर परिचित और चिर स्थायी वो हो जाएगा चिर।
चिर के बाद में आता है कु। कु का मतलब भी होता है साफ बुरा। जैसे कुमार्ग है, कुसंगत है, कुसंगत है, कुकर्म है, कुविचार है, कु के बाद में आ गया दु। दु का मतलब होता है साहब दो। जैसे दू रंगा, दू नाली, दू मंजिला, दो के बाद में आता है ती। ती का मतलब हो जाएगा साहब तीन। जैसे तिरंगा, तीनाली, तिराहा, ती मंजिला, लिखो। कौन सा? नहीं, पूरा में तो पूरा ये आएगा, भरपूर में आएगा पूरा। भरपूर, पूरा तो मतलब भरा हुआ होता है ना, पूरा वही होता है पूरा। ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। भरपूर, भरमार, बरसक। लेट कैसे हो गया अब? है? हाँ, तो मैं भी घर से आया हूँ सुबह सुबह, तो सर्दी का एहसास हुआ। कल क्या वो सांबर फेस्टिवल था ना, उसमें चले गए, उसमें चले गए, जाम में लगे 2 घंटे तो उसमें है। ट्रैफिक है, लेकिन वो तो सांबर था उधर, जयपुर से 60-65 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर गए, जो 2 घंटे तो उसमें गाड़ियों के जाम में ही लग गया। मज़ा नहीं आया, टाइम भी ख़राब हो गया, पूरा दिन मज़ा भी नहीं आया। इस चक्कर में तो फिर आज शाम को सुबह आना पड़ा, क्योंकि वहाँ से लेट आए। सांबर झील देखी हुई थी मेरे तो वैसे भी। वो क्या है, कल संडे था, मो चलो बच्चों को घुमा लाते हैं। अब वो भी परेशान हो गए। वो गाड़ी में 2 घंटे 10 घंटे तो उसमें लग गए। 2 कदम चले फिर रोको, 2 कदम चले फिर रोको। यहाँ तो चलो फिर भी वो तो रहता है ना, थोड़ा सिस्टम से तो रहता है ना वहाँ पर। हाँ, वो यही तो हो गया। कल यहाँ से गए थे ना, कल संडे रह गए एक तो, इस वजह से। मैं तो एक बार तो उस जाम को देख कर ऐसे लगा कि यार यहीं से घुमा लेते हैं गाड़ी को। फिर मैंने सोचा कि यार अब 30-35 किलोमीटर घर से भी आ गए, टाइम भी खराब हो गया। वो बैलून वाले थे, उसमें अकेला उड़ सकता है इंसान, उसमें 2-3 की वो थी नहीं। मैंने सोचा कि अगर बच्चों को उड़ा दिया, कहीं लेके चला गया तो नहीं है क्या भाई। बड़े व्यक्ति तो क्या होते हैं, थोड़ा वो तो ऊपर भी तो रहता है। मैंने सोचा भाई ये भी नहीं होगा। फिर उनको तो वो जो बाइक वाइक आती है ना, वो और घोड़े की सवारी, उनकी ऊँटों की, वो करा के लाए। लेकिन ऐसे इतना मजा नहीं है ऐसे। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से हो गया वो परेशान। हाँ, मुझे यहाँ से जाने में 1.5 घंटा, वहाँ से घर से गया मैं तो लगभग हमारा 30 किलोमीटर तो घर है, 28-30 किलोमीटर तो वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो वो लगभग आधे घंटे, तो 1 घंटे में पहुँच गया मैं वहाँ पे। लेकिन 2 घंटे वहाँ पर लग गए। 1 घंटा 30 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर में आधा 2 घंटे लग गए। लिखा तो इस चक्कर में फिर थोड़ा लेट आया वहाँ से। वो अभी जो 1 वे है ना, जो जाने का है ना, शाम होने के बाद में फिर आने के तो कोई रहेंगे नहीं यहाँ पर, जाने के ही रहेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा फिर वहाँ से लेट चले, फिर भी मिल गया यार,
लास्ट में तो फिर भी मिल ही गया, लिख लिया भाई। देखो यहां से आ गया। अब ये जो है ना, इनमें से एक हमारा उपसर्ग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ध्यान दीजिएगा। एक आता है 19। इस 19 शब्द का दो प्रकार से संधि विच्छेद है ना वो हो सकता है। एक तो क्या बनता है, इसका बनता है साहब उत प्लस नीस। अगर ऑप्शन में आ जाए है ना 19 का मतलब 20 में से एक कम है। अब अगर यहां पर जो है इस यहां पर तय के बाद में न आ रहा है, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा भाई। तय अपने वर्ग के पंचमवर्ण बदलेगा, तय का पंचमवर्ण क्या होता है, न होता है। तय तय दय दय न, व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी, उसके अनुसार हो गया साहब। अब ये जो शब्द है ना वो बन गया साहब 19। अब 19 में क्या पूछ सकता है वो, 19 में पूछ सकता है साहब इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो हमें पहले प्राथमिकता तो बताना होगा साहब उत है। अगर बाय द वे ऑप्शन में ये ना हो तब हम क्या बना सकते हैं, ये उन है ना वो ही बता सकते हैं। कौन सा वाला, एक कम वाला। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में ना हो तभी हम ये उन बताएंगे। अगर ये ऑप्शन में हो और ये भी हो तो फिर हम यही बताएंगे। आ गया समझ में। किस रूप में, यहां पर उत प्लस नी से 19 बनता है तो 20 एक कम है, हो गया। तो अब एक कम का भाव बना, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर है। लेकिन यहां पर ये जो शब्द है ना वो बना है इस उत से बना है। अब उत से बना है तो हमें पहले तो ऑप्शन में यही बताना है। बाय द वे कभी क्या होता है कि ये नहीं देता है ऑप्शन में कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब वो ऐसे दे दे जैसे कि यहाँ पर उन उपसर्ग है क्या, है ना, ऑप्शन दे दिया। जैसे कि यहाँ पर चिर उपसर्ग है क्या, है ना, कौन सा चिर उपसर्ग है क्या। इस प्रकार चार ऑप्शन बनाकर दे दे, इनमें से चार ऑप्शन बनाकर दे दे, तब हम क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर ये कर सकते हैं। बाय द वे अगर ये भी हो और ये भी हो, जैसे कि ये दे दे साहब कि इसमें 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ये दोनों दे दे, उत भी दे दे और ये उन भी दे दे, तब हम क्या करेंगे, यही करेंगे। यही क्यों करेंगे कि यहाँ पर संधि है, संधि से भी ये बन रहा है, तो इस रूप में करेंगे। आ गया समझ में। अब बताओ क्या पूछ रहे थे। हाँ वो उसमें पूरा है, उसमें हल्यंत है, वहां पर उन है, यहाँ पर उत है। किसको, कौन सा उनमें, कहाँ हल्यंत है। हाँ तो यहाँ तो संधि हो रही ना, संधि हो रही ना। ये उत प्लस नी से 19 बनता है। 19 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब 19 में ये बोल रहा हूँ कि वैसा यहाँ पर 19 में ये ऑप्शन भी दे दे, ये भी दे दे, तब हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा। भाई जब अगर ये ना दे तब हमें क्या करें, फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक कम का भाव का बोध करा रहा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। नहीं आया समझ में। यहाँ पर तो न है, न हल्यंत है, और यहाँ पर न पूरा है, इसलिए आ रहा है, संस्कृत में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पूरा प्रश्न पूछने की जो प्रकृति बता रहा हूँ ना, कि वहां पर वो ये दे दे कि 19 शब्द है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर है तो यही है। लेकिन वो ऑप्शन में न दे इसको, तब फिर हम क्या करें, तो यहाँ पर जैसे कि ये दे दिया, एक ये दे दिया का उपसर्ग है क्या, एक यहाँ पर दे दिया चिर उपसर्ग है क्या, और यहाँ पर एक दे दिया जैसे कि ती उपसर्ग है क्या। चार ऑप्शन बना दिया, ती उपसर्ग है। लो बताओ अब कौन सा उपसर्ग है, इसमें तो वैसे कोई नहीं है। लेकिन हम क्या करें, बेस्ट ऑप्शन के आधार पर ये कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 19 का मतलब एक कम है ना, इस रूप में आ रहा है, इसलिए कर सकते हैं। आ गया समझ में। प्रश्न की जो प्रकृति है ना उसके अनुसार हम यहाँ पर फिर वो कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पर। तो यहाँ पर देखो बर का मतलब पूरा हो गया, तो भरपूर है, बरमार है, और बर क्या हो जाएगा, बरसक हो जाएगा। ये सभी का मतलब भरा हुआ होता है। फिर आ गया उन है, एक कम है, तो अब ये 39 40 में से एक कम है, 59 60 में से एक कम है, 69 70 में से एक कम है। फिर आ गया साहब का मतलब हो गया बुरा, तो जैसे कि कायर है ना, काजल है, और क्या हो जाएगा साहब का पुरुष है, तो काला जल होता है ना, काला जल, काला जल, काजल का मतलब होता है, का का मतलब बुरा, तो बुरा, और का मतलब जल, तो काला जल होता है, उसको क्या बोला करते हैं, काजल बोलते हैं। और काला जल होगा तो वो बुरा जल होगा, इसलिए इसको क्या बोला करते हैं, का उपसर्ग का प्रयोग से ये काजल है वो बन गया है ना। वो जानते नहीं ना, जानते नहीं ना कि काजल क्या है। काजल तो वो फिल्म की वजह से हो गया, वो काजल से काजल है ना, तो वो इस प्रकार से हो गया। और काजल कई फिल्मों में नाम भी तो रखा गया ना अभिनेत्रियों का, तो जो नाम प्रचलित होता है वही तो होता है। अब देखो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई ना, इंडिया गर्ल्स वाली। अब देखना आप इस समय की इस दौर में जो ना 1-2-4-5 महीने या लगभग 1 साल तक जो भी लड़कियां होगी उनका 70% नाम वही मिलेगा जो भारतीय टीम में थी लड़कियां। देखना, हाँ वो काजल वही तो है, ये आंखों वाला काजल ही यही है।
ये काजल है ना, काला जलित होता है वहां पर, उसमें है क्या, तो वो है ना, वो का उपसर्ग है, उससे क्या बन गया, काजल बन गया। कायर, कायर का मतलब डरपोक होता ही है ना। फिर हो गया चिर, चिर देखो चिर है ना, इसमें ध्यान रखना है, चिर उपसर्ग होता है ना, वो इसमें रैपुर आता है। चिर का मतलब क्या होता है, सदैव होता है। तो चिर का जो हमेशा हर काल में रहे, चिर परिचित जो पहले से जानकार हो, चिर स्थायी जो हमेशा बना रहे, वो क्या हो जाएगा साहब, चिर स्थायी हो जाएगा। फिर आता है कु, कु का मतलब होता है बुरा, तो कुमार्ग अच्छा मार्ग नहीं हो, कुसंगत जिसकी संगत अच्छी नहीं हो, कुकर्म जिसके कार्य अच्छे नहीं हो, और कुविचार जिसके विचार अच्छे नहीं हो। फिर आता है दू उपसर्ग आता है, दू का मतलब होता है दो, दू रंगा दो रंगों वाला, दू नाली दो नालियों वाला, दो मंजिला दो मंजिल वाला। फिर आ गया साहब ती है, तो ती का मतलब तीन हो गया, तिरंगा तीन रंगों वाला, है ना, तीन नाली तीन नालियों वाला, तिराह तीन राह वाला, तीन मंजिला तीन मंजिलों वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया साहब, ये ती उपसर्ग हो गए। तो ये इस प्रकार के उपसर्ग भी बनते हैं। आ गया समझ में, चलें आगे। ती के बाद में अगर बात करें तो फिर लिखो साहब चो। ती के बाद में आता है चो। चो का मतलब होता है साहब चार, जैसे चो मासा, चो मासा, चौपाई, चौराहा, है ना, चौमासा है, चौपाई है, चौराहा है। चौ के बाद में आता है साहब पच। पच का मतलब होता है पांच, जैसे पचवटी, पचमेल, पचकुटा, पचवटी, पचमेल, पचकुटा। पच के बाद में आ जाएगा, पच के बाद में है साहब उ। उ का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या अधिक, जैसे उ चक्का, उ चक्का, उछलना, उजड़ना। उ के बाद में आ गया पर। पर का मतलब होता है साहब दूसरा, जैसे परकाज, परजीवी, परकोठा, नहीं परकोठा तो दूसरे में आएगा अभी, परजीवी है, परकाज है ना, प्राश्रित है, प्राश्रित बन जाएगा पर्दन आश्रित से, परहित है, परहित, परजीवी, परकाज, कौन सा जीवी वाला, परजीवी, परजीवी लिख लो इसे। परहित है, परकाज है, परजीवी है, प्राश्रित है ना, परलोक है, परलोक है, दूसरा होता है किस में, नहीं दूसरा तो ऐसे आएगा, ऐसे दूसरा में दूसरा छोटा ही आता है वैसे तो। चलो एक है ना, एक और दूसरा ध्यान रखना है, ये परोपसर्ग है ना, ये भी आता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सा बड़ा। इसमें क्या आएगा, इसमें तीन शब्द ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना परपोता, एक ध्यान रखना परकोठा, है ना, परकोठा है, परपोता है, परकोठा है, और एक परदादा है। ये तीन शब्द ध्यान रखना है साहब इसमें। और ये दोनों उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बात करेंगे। फिर क्या आंसर आ गया, पर के बाद में आ गया क, है ना, क का मतलब भी बुरा ही होता है, जैसे कपूत, कलंक, कठोर, कपूत, कलंक और कठोर, ये तीन शब्द ध्यान रखना है इसमें।
इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दो ही उपसर्ग हैं। अब ये क्यों है इसका पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं। जैसे ये सब ध्यान रखना है, कौन सा, प्रकाष्ठा, पराकाष्ठा, है ना, ऐसे आ जाएगा, प्रकाश पराभव है, पराकाष्ठा है, और क्या है, पराभव है, पराकाष्ठा है, ये सब थे ना। और कौन से लिखे थे परा उपसर्ग में? ये तो पराकाष्ठा है, एक पराभव है, पराक्रम, पराजय है, पराविद्या है। ये चारों शब्द है ना, ये ध्यान रखना है साहब इसमें। अब ये चारों, ये लिखना नहीं है, ये वाले निकलना नहीं है अभी, ये तो पहले लिखा चुके हैं आपको। इनमें से है ना, इनमें से प्रश्न कैसे आता है, पर, ये वाला पर और ये परा, ये परा उपसर्ग के उदाहरण है। ये तो चारों तो किसके हैं साहब, परा उपसर्ग के हैं, और वो किसके हैं, पर उपसर्ग के हैं। और यहां से प्रश्न आता है ऐसे, लिख लिया। अब देखो यहां से कई बार आ चुका है प्रश्न, यहां से भी इसमें देता है, वो कौन सा देता है, यहां पर पराक्रम है, पराजय है, पराभव है और पराविद्या, ये चार शब्द है ना, इनमें से तीन ऑप्शन तो इसका बनाता है, एक ऑप्शन इसका बना देता है। और फिर पूछता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो परा है इसका तो मतलब बड़ा होता है, यहाँ पर पर इसका मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। पर काज दूसरा कार्य हो, परजीवी दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला है, पराश्रित दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, और परहित दूसरों का हित देखने वाला परलोक जो इस लोक से संबंधित ना हो। ये तो हो गया पर का मामला। यहाँ पर आता है परा उपसर्ग। अब परा है ना, यहाँ पर पराकाष्ठा है, पराभव है, पराजय है, पराविद्या है, ठीक है ना। इसका मतलब बड़ा भी होता है, दूसरा भी होता है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, बड़ा है वो होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रकार से ये देता है, यहाँ पर इसी को देता है, ज्यादातर ऑप्शन देता है वो, यहाँ पर तीन तो इसका बना देता है, एक इसका बना देता है, फिर पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग, परा उपसर्ग है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पर उपसर्ग है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, ये तीनों शब्द है ना, ये भी बड़े के रूप में आते हैं। अभी एक बार प्रश्न आ चुका है, वो तो आया तो कर मास्टरों में है ना, जैसे रेट वेट में एक शायद कुछ ऐसा ही आया था प्रश्न, सेकंड ग्रेड में आया था। अब यहाँ पर क्या है प्रश्न आया कि परदादा है, परपोता है, परकोटा है, आ गया क्या। और यहाँ पर एक दे दिया आपका परजीवी है, और फिर पूछ लिया गया कि ऐसा भिन्न उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में भिन्न उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया, किस विकल्प में भिन्न उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। तो तीन ऑप्शन तो ये दे दिया, एक यहाँ से पर का ऑप्शन का दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो है तो पर उपसर्गी, यहाँ पर भी है पर उपसर्गी, लेकिन यहाँ पर का मतलब बड़ा है, यहाँ पर का मतलब दूसरा है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए साहब, ये उपसर्ग है ना, ये जो ऑप्शन आया है ये दूसरा हो गया। है तो उपसर्ग वही पर ही है, लेकिन इसका अर्थ है ना, भावार्थ वो दूसरे रूप में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये तीनों उपसर्ग ध्यान रखना है, कौन कौन से, पर पता, पर कोठार, पर दादा। यहाँ पर उपसर्ग है, और इसमें भी क्या है आपका पर है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर इनमें क्या है, परा है। तो अब ये महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या करता है, कभी तो पूछ लेता है इनको देखकर, और इनमें से सिर्फ इसी को देता है, क्योंकि यहाँ पर है ना, इसी में गलती होने की संभावना होती है। जैसे कि परा को हटा दिया और श्रित कर दिया तो ये गलत हो जाता है ना, कर लेते हैं कि यार इसमें तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर आश्रित से पराश्रित है, वो संधि होकर ये क्या बन जाएगा, पराश्रित बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर गलती कराता है, और इनमें से कोई ज्यादा है ना, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो अभी जो हमने उपसर्ग पढ़ा है ना, इनमें कौन कौन से उपसर्ग है, वैसे तो अपन बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक तो सम उपसर्ग है ना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सम संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। एक आपका ये जो है ना अनुपसर्ग है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में न आता है हल्यंत, और यहाँ पर क्या आता है आपका पूरा आता है। समझ में आ गया। इसके बाद में एक जो स उपसर्ग है, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, और बाकी ये जो आपका उन उपसर्ग है ना, इसमें जो 19 वाला है वो ज्यादातर उदाहरण पूछता है, तो वहां पर कैसे प्रश्न आएगा वो अपन बात कर चुके हैं। और इसके अलावा तो इनको खास है नहीं। फिर ये पर और परा है आ गया। तो ये हमारे संस्कृत के हिंदी के जो 22 उपसर्ग थे वो हमने बात कर लिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने बात कर लिया है। संभावना ज्यादातर संस्कृत के उपसर्गों की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संस्कृत का नहीं दे, यह 4 ऑप्शन काटने में अगर हमें दिक्कत आए तो हम आराम से, हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं, तो ऐसे उपसर्ग होते हैं तो हमारा ऑप्शन है वो कट जाता है।
ठीक है, ये हो गए संस्कृत के। इसके बाद में आते हैं उपसर्ग आते हैं, वो आते हैं विदेशी उपसर्ग भी होते हैं, है ना। विदेशी उपसर्ग है वो भी होते हैं, विदेशी उपसर्ग, और वैसे उनकी संख्या है वो भी कितनी है साहब, वो भी उनकी संख्या भी 22 ही है, ठीक है ना। अब ये 22 उपसर्ग है वो कौन कौन से होने वाले हैं, तो इनकी ट्रिक्स क्या होने वाली है, इस ट्रिक्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। जैसे आता है, हाँ इनको वो तो लिख लिए ना, वो ये नहीं लिखे देंगे हिंदी वाले, चलो लिखो तो फिर, ये नहीं लिखेगा नहीं हो सकता। पराश्रित का मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, तो यहाँ पर परा नहीं है पर है, हाँ दूसरे की वजह नहीं, पराजय का मतलब तो हारना हो जाएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर पराजय है ना, तो वो परा उपसर्ग है यहाँ पर, परा और जय, तो परा उपसर्ग का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर जय का निकल रहा है, यहाँ पर श्रित का अर्थ नहीं निकल रहा, श्रित है ना जो श्रित बचा है, तो यहाँ पर पराश्रित का मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित रहना है, तो ये आश्रित के ऊपर ही आएगा। किसमें, यहाँ पर परा और आश्रित भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे बोल रहे हैं आप, ऐसे नहीं ले सकते। इस परा का तो मतलब बड़ा है ना, किसका, इस परा का तो बड़ा लिखा है, बड़ा या अधिक लिखाया है, अत्यधिक है वो अधिक बात एक ही होता है, अत्यधिक या अधिक बात होती है, किसका अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन प्राश्रित का मतलब तो दूसरों के ऊपर आश्रित रहना हो गया ना, तो यहाँ पर तो फिर बड़ा हो गया अत्यधिक और आश्रित है। पराजय का मतलब तो यहाँ पर हारना होता है, दूसरा तो जीत गया, लेकिन वो तो जो आया है ना भाई पराजय है, वो दूसरा तो जीत गया तभी तो पराजय हुआ, लेकिन यहाँ पर पराजय का यहाँ पर ये दोनों का अर्थ निकल रहा है, और अर्थ है ना यहाँ पर दोनों का अर्थ यहाँ पर इसलिए निकल रहा है कि यहाँ पर पराजय है ना, वो पराजय के मतलब दूसरों से हारना तो हो गया, लेकिन यहाँ पर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना थोड़ी हुआ है। बताओ बताओ, पराजय शब्द है बिल्कुल, नहीं बन सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता कि जो पराश्रित जो शब्द है ना, इस पराश्रित का मतलब होता है दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, और पर का मतलब दूसरा होता है, आश्रित का मतलब निर्भर रहना होता है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ है ना वो यही होगा। अब ये जो आप बोल रहे हैं कि परा और आश्रित है ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि परा का मतलब बड़ा या अधिक होता है, और आश्रित का मतलब आश्रित रहना है, तो आश्रित रहना बड़ा या आश्रित रहना तो वो थोड़ी होगा, ऐसे है। इसलिए यहाँ पर इससे संबंधित है ना, जब उपसर्ग लगाएं तो इनका अर्थ भी तो इससे संबंधित निकलना चाहिए, इसलिए है। तो यहाँ पर परा उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग का ही प्रयोग होने से ये पराश्रित जो शब्द है वो बना है, ऐसे है। किसमें संधि, इसमें तो पराश्रित में संधि तो हो रही है, यहाँ पर संधि तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर अर्थ तो निकलना चाहिए ना। हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो संधि नहीं है, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो संधि तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर संधि से बनने के बाद में इसका अर्थ इससे संबंधित होना चाहिए ना, इसलिए है। लिखो साहब, ये तो लिख लिया था ना, ये तो संस्कृत का है, तो इसको तो पहले अपन लिख चुके हैं ना, ये तो इसलिए भाई इनमें से प्रश्न इस प्रकार से आता है, तो ये हटा देते हैं इसको। इनमें से है ना जो 4-5 उपसर्ग है ये थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर इनमें अब थोड़ा पता चल गया कि ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं, संधि के बाद में नहीं आती है, वो बात तो है, संधि के बाद में नहीं आती है, कई जगह संधि भी नहीं होती ना। प्रीति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप इतना लेट गुड मॉर्निंग कर रहे होंगे, आधे घंटे क्लास हो गई, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गई होगी, है ना, 40 मिनट की क्लास हो गई, 40 मिनट की क्लास हो गई। चलो साहब लिख लिया, नहीं लिखा क्या,
बाकी कैसे लिख के बैठ गए थे फिर? चो, पच, ऊपर, पर और को। अब एग्जाम में देखो जैसे क्या है ना, ये परिहित आ गया। अब वो ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पर ये जो परोपसर्ग है ना, ये संस्कृत का है, हिंदी का या विदेशी का है ना। तो वो तो यहाँ पर पूछेगा परिहित में कौन सा उपसर्ग है और शब्द क्या है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो मूल शब्द हो जाएगा, ये परिहित हो गया। ये भी नहीं पूछता है, ये भी नहीं पूछता है, लेकिन वैसे मान्य है ना हिंदी संस्कृत की वो 22 ही है, मान्य रूप में 22 ही उपसर्ग है। नया जुड़ रहा है तो उनको हटा भी तो रहे ना, पुराने हटा रहे हैं, नए जोड़ रहे हैं, तो फिर अपन पुराने भी लिख रहे हैं, नए भी लिख रहे हैं, क्योंकि पुराना भी कई बार पूछ लेता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। अभी कोई कौन सा एग्जाम लगा था शायद, उसमें तो वो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी वाली किताब बना उसके अनुसार ही बना दिया उसने। पहली वाली जो किताब थी ना वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थित किताब थी। नई वाली किताब में जो जो विवाद वाले थे ना, उन सारी उदाहरणों उनको सभी को हटा दिया उन्होंने। लेकिन अभी कौन सा वो शायद सीईटी का बना था या किसका बना था, उसमें लगभग उनमें से ज़्यादा दे दिए, तो फिर क्या करें, नई वाली में है ही नहीं वो, तो अपन दोनों ही पढ़ लेते हैं कि वो भी है उसके अनुसार भी है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न वो तो यही पूछेगा कि बताओ उपसर्ग कौन सा है, तो फिर उपसर्ग का पता हमें चल जाता है, तो अब पता चल जाता है तो फिर हमारा प्रश्न सही हो जाता है। किस में? विवाद वाले दे ही नहीं रहा ना, विवाद वाले तो नहीं दे रहा, लेकिन वो क्वेश्चन दे दिए ना पुराने। अब वो नई वाली में तो है नहीं उदाहरण, पुरानी वाली में है। अब पुरानी वाली है तो पुरानी वाली को अगर नई वाली को पढ़ने लग जाए फिर पुरानी वाली को छोड़ दें तो दिक्कत आती है। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे कि ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, क्या फर्क पड़ता है, इसी के साथ में पढ़ लिया। जैसे कि अध आता है अधह आता है, वो दोनों पढ़ लिया अपन ने, तो लो साहब किससे पूछेगा, क्योंकि इनमें से हमें पता चलना चाहिए। बस उपसर्ग का तो यही होता है कि हमें पता रहे कि ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होता है तो फिर हमारा प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, अब देखो साहब ये है हिंदी जो विदेशी भाषा है इसके उपसर्ग हो गए। तो इनकी जो ट्रिक्स क्या है, तो हर गैर खुशी ला, हर गैर खुशी ला ना दर, हर गैर खुशी ला ना दर, हर गैर खुशी ला ना दर, हम सब है नेक हेड हाफ सर, बे बा बे बद बिला अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला, है ना। ये 22 उपसर्ग हो गए, कौन से वाले, ये हो गए साहब विदेशी भाषा के। इससे यहाँ पर देखो जैसे पहला उपसर्ग आया हर का मतलब होता है प्रत्येक, इससे क्या बनेंगे, हर हाल, हर दिन, हर रोज, है ना, हर हाल, हर दिन, हर रोज, हर पल। हर के बाद में आता है गैर का मतलब होता है साहब दूसरा, जैसे गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर मर्द। गैर के बाद में आ गया तीसरा, आ गया साहब खुश उपसर्ग होता है। खुश का मतलब होता है श्रेष्ठ या अच्छा, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशहाल, है ना, खुशबू। खुश के बाद में आ गया फिर आ गया ला का मतलब होता है नहीं, जैसे
लापता, लावारिस, लाजवाब, लापता, लावारिस, ला इलाज, ला के बाद में है ना, ना का मतलब भी नहीं होता है, जैसे नापसंद, नाजायज, नाजायज, नाकाम, ना के बाद में है दर, दर का मतलब होता है में, दरवाजा, दरमयान, दर हकीकत, दरअसल, दर के बाद में आ गया हम का मतलब साथ या सहित, हम सफ़र, हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, जायज़, बिल्कुल जायज़ ऐसे लिखा जाएगा, जायज़, कैसे जायज, ये वाला, ये ऐसे नहीं आएगा, हाँ क्या 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 जप है, उनमें इनका प्रयोग होता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो तो बताए थे उसमें, जायज यही लिखा जाएगा, ये सही है, देखना आप देख लेना, जायज यही आएगा, किसमें, वारिस में, कहाँ गया वारिस, कहाँ गया, ये वाला लावारिस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आएगा, वारिस, वारिस का मतलब देखभाल करने वाला, हर गैर खुशी ला ना दर हम, किसमें, ना जाए सही है, ये सही है, कंफ्यूजन मत हो, ये सही है, बाकी आप देख लेना, जिसमें कंफ्यूजन हो देख लीजिएगा, यहाँ से जाने के बाद देख लीजिएगा, बाकी ये सही है, देखेंगे ना तो भी ये सही मिलेगा आपको, जायज ये सही आएगा, लिखा, इनमें तो कोई ज़्यादा कोई खास है नहीं, इसमें महत्वपूर्ण है ना, इतने महत्वपूर्ण है नहीं, ये थोड़ा इसको तो बस पता ही होना चाहिए कि ऐसा ऐसा उपसर्ग होता है क्या,
आज आपकी क्लास लंबी है, आज हिंदी की आज क्लास। डाला देखिए टाइम टेबल, कितने बजे से डाला? 7 से 10 हिंदी। कैसे पढ़ पाएंगे? मैंने कहा 8 से 10 ही कर लो यार, क्योंकि 7 से 10 वो नहीं पढ़ पाएंगे इतने 3 घंटे तक। है, ब्रेक देंगे ना, ब्रेक देंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं, ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, जो तो जल्दी हो जाएंगे अभी ये तो, है ना। लिख लिया भाई। तो यहाँ पर आ गया हर है, हर का मतलब प्रत्येक हो गया, तो हर हाल, हर दिन, हर रोज, हर पल, है ना, ये हर उपसर्ग हो गया। तो हाल है, दिन है, रोज है, पल है। फिर आ गया गैर का मतलब दूसरा, तो गैर वाजिब है, गैर कानूनी है, गैर मर्द है। फिर आ गया खुश, खुश का मतलब हो गया श्रेष्ठ, तो खुशबू है, खुशहाल है, खुशखबरी है, खुशनुमा है, खुश मिजाज है। फिर ला का मतलब नहीं हो गया, तो लापता है, लावारिस है, लाजवाब है, लाइलाज है। ना का मतलब नहीं, तो नापसंद है, नाजायज है, नाकाम है ना। फिर आ गया दर का मतलब में है, तो दरवाजा है, दरमयान है, दर हकीकत है, दर असल है। हम का मतलब साथ या सहित होता है, तो हम सफर है, हम उम्र है, हम शकल है, और हम जोली है। जोली का मतलब भी क्या होता है? समान उम्र का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया साहब? इनमें उपसर्ग हो गया। इनमें अगर बात देखा जाए तो एक ये जो उपसर्ग है ना, कौन सा वाला? ये दोनों उपसर्ग, गैर और ये खुश है ना, ये थोड़ा सा ठीक है। वैसे यहाँ पर तो ये भी ठीक है, ला उपसर्ग भी है, लेकिन यहाँ से आपके प्रश्न है ना संभावना कम है। ग्रेड फर्स्ट में तो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न एक ही आएगा। अब एक ही आएगा तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो लगभग संस्कृत में ही से ही क्या करता है, वो प्रश्न बनाता है। 80% संभावना संस्कृत के 22 उपसर्ग वहीं से आएगा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पता हो जाए कि ऐसा उपसर्ग होता है। तो कई बार क्या होता है कि उपसर्ग में ऐसे प्रश्न गलत इसलिए हो जाता है कि हमें पता नहीं होता ऐसा कोई उपसर्ग होता है कि। तो अब संस्कृत के भी हो गए, हिंदी के भी हो गए, विदेशी भाषा की भी हो जाएंगे, तो सारे उपसर्ग का हमें पता चल गया, है ना। 2 घंटा तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, लेकिन उससे हमें पूरा कंप्लीट पता चल गया कि साहब ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से हो फिर हमारा प्रश्न वो सही हो जाता है। सर लिख लिया? कर दूं? हटा दूं? लास्ट वाला कौन सा था? हम के बाद में लिखो सब। सब का मतलब भी क्या होता है साहब? सब का मतलब साथ ही होता है या सहायक होता है? साथ या सहायक। सहायक का मतलब सहायता करने वाला। जैसे सब जज, सब कमेटी, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब के बाद में आ गया साहब नेक। नेक का मतलब होता है साहब भला। नेक उपसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? भला। जैसे नेक काम, नेक दिल, नेक नियत, नेक इंसान, नेक। नेक के बाद में आता है हेड। हेड का मतलब हो गया मुख्य, है ना। जैसे हेड ऑफिस, हेड बॉय, हेड क्वार्टर, हेड मास्टर। अब इसमें ना विदेशी में ना ये उर्दू फारसी के भी आते हैं, अंग्रेजी के भी आएंगे, है ना, सारे आएंगे। वो सारे क्या कहलाते हैं? वो विदेशी कहलाते हैं। हेड के बाद में आ गया हाफ। हाफ का मतलब आधा। जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ क्वार्टर। हाफ के बाद में आ गया सर। सर का मतलब हो गया सब मुख्य। सरदार, सरकार, सरपंच। सर के बाद में आता है बै। बै का मतलब होता है साथ या सहित। बै, बैतौर,
बशर्त, बतौर बशर्त। ब के बाद में आ गया साहब बा। बा का मतलब ही साथ या सहित ही होता है। जैसे बा इज्जत, बा कायदा, बा इज्जत है, बा कायदा है ना। बा मुलाइजा, मुलाइजा का मतलब मर्यादा होता है। ये उपसर्ग पढ़ के फिर 5-10 मिनट का गैप ले लेंगे, है ना। फिर प्रत्यय वाला टॉपिक शुरू कर देते हैं। उपसर्ग के बाद प्रत्यय, और क्या। अब ये तो हो जाएंगे ना। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, अब यही तो बच रहे हैं। आगे वाली स्लाइड में आ जाएंगे। संधि हो गई, उपसर्ग हो गया। अब तो जो टॉपिक प्रत्यय वाला टॉपिक है 2-3 दिन में हो जाएगा, वो भी आराम से पढ़ेंगे अपने, कौन सी जल्दी है। नोट्स भी देंगे, समझाऊंगा भी, रखाऊंगा यहाँ पे। किसमें? जो नहीं तो आएगा ना, बतौर तौर तरीकों के साथ में। नहीं, 2 तो आएंगे, इसमें आएंगे। आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे 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 नहीं आएगा, वही आएगा। लिखाएंगे, देखो अभी करते हैं एक बार इनका अर्थ समझ लेते हैं, फिर कर लेते हैं लास्ट में। ये लिख लिया ना, देखो लिखा नहीं है, देखो सब है। अब ऐसे है ना, इनमें जैसे सब है ना, नेक है, हेड है, हाफ है, सर है, ये चारों उपसर्ग है ना, ये तो कौन से हो गए? अंग्रेजी के हो गए, है ना। जैसे कि ब और बा है, ये उर्दू और फारसी कहते हैं। तो वो उर्दू और फारसी वैसे पूछेगा नहीं आपको, है ना। वो सारे विदेशी कहलाते हैं, उर्दू के हो, फारसी के हो, अंग्रेजी के हो, सारे विदेशी होते हैं। तो यहाँ पर है, सब का मतलब साथ या सहायता करने वाला है। तो सब जज है, जज की सहायता करने वाला है। सब कमेटी है, मुख्य कमेटी होती है, एक सब कमेटी होती है। और सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर सहायता करने वाला हो गया। नेक का मतलब भला हो गया, तो नेक काम है जो अच्छे काम हो। नेक दिल है जो अच्छा दिल हो। नेक नीयत जिसकी नीयत अच्छी, और नेक इंसान जो अच्छा इंसान हो। फिर आ गया हेड, हेड का मतलब मुख्य हो गया, तो हेड ऑफिस है ना। हेड बॉय है, हेड क्वार्टर है, और हेड मास्टर है। फिर आ गया हाफ, हाफ का मतलब आधा है, तो हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ क्वार्टर, हाफ, जो भी जितने भी हाफ के आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे सब। फिर आ गया सर है, सर का मतलब मुख्य हो गया, तो सरदार है, सरकार है, सरपंच है। वैसे सर के साथ में तो खैर आपके पास जगह नहीं होगी, सर लास्ट में लिखाऊंगा। एक जनरल भी आता है जो नया जुड़ा है, वो लास्ट में लिखा देंगे। फिर आ गया बैतौर, तो बैतौर तौर तरीकों के साथ में, बै शर्त, शर्त के साथ में, है ना। फिर आ गया यहाँ पर बा है, तो बा इज्जत, इज्जत के साथ में, बा कायदा, कायदे के साथ में, बा मुलाइजा, मर्यादा के साथ में होता है, इसका मतलब, है ना। अब यहाँ पर बताया कि साहब ये जो तौर है ना, इस तौर, तो ये जो तौर है, और एक आता है तौर, है ना। ये तौर है ना, ये कौन सा है? तो ये उसका है, अरबी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर जो शब्द लगा है, ये उपसर्ग लगा है, ये कौन सा लगा है? अरबी भाषा का ही लगा है, यानी कि विदेशी उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तौर है, इस तौर का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। और यहाँ पर आ गया तो ये इसके साथ में आ गया, तो तरीकों के साथ में आ गया,
तौर तरीकों के साथ में आ गया। ये इसका प्रकार, ये इस प्रकार से इसका बन गया, ये शब्द है ना वो इस प्रकार से बन गया। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो ये उपसर्ग हैं, इनमें से जो उपसर्ग है वो तो एक बार ये जो हेड है ना, ये हेड है और ये एक ये सर है, ठीक है ना। एक मुझे लास्ट में दिलाना, एक सर इसके साथ में लिखा था मैं, थोड़ा वो याद बाद में आया। एक है ना जनरल, जनरल उपसर्ग है, वो अपन लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी ये क्या है कि नए जुड़ा है, तो मैं इसी के साथ में लिखाने का, सर के बाद मुख्य हो गया, जनरल का मतलब सामान्य होता है, तो वही क्या दोनों को साथ में लिखा देता, लेकिन वो बाद में, चलो बाद में लिख लेंगे उसको, तो है ना। ये आ गया समझ में। चलें आगे। तो इनमें एक तो ये आपका हेड है, एक ये सर है ना, ये दो उपसर्ग थोड़े से क्या महत्वपूर्ण है, बाकी कहीं से भी आ जाए तो भी आप पहचान तो गए। कौन सा आ गया, बा तक आ गया ना लास्ट वाला, बाकी बाद में लिखो साहब बे। बे का मतलब होता है बिना, जैसे बेखबर है ना, बेईमान, बेखबर, बेईमान, बेइज्जत, बेखबर है, बेईमान है, और क्या आ जाएगा साहब, बेइज्जत है, वो हो जाएगा। बे के बाद में आता है बद। बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदकिस्मत, बदनाम, बदनीयत, बदनाम है, बदकिस्मत है, बदनीयत है, हो जाएगा। है बद बददुआ, बददुआ तो नहीं है लेकिन बदबू आ जाएगी, बदबू जरूर आ जाएगी। बद, बद के बाद में आ गया बिला। बिला का मतलब भी बिना होता है, जैसे बिला वजह है, बिला वजह है, बिला कानून है, बिला वजह, बिला कानून और बिला शर्त। बिला कानून, बिला वजह और बिला शर्त हो जाएगा। बिला के बाद में आ गया अल। अल का मतलब होता है साहब निश्चित, अल गरज, अलबत्ता, अलबेला। अल गरज, अलबत्ता, अलबेला। अल के बाद में आ गया को का मतलब होता है साथ या सहित, जैसे कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, को एजुकेशन। को के बाद में आ गया एन। एन का मतलब ठीक, एन वक्त, एन जगह है, एन मौके। एन के बाद में आ गया कम। कम का मतलब थोड़ा ही होता है, जैसे कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम, और कम के बाद में है बेस। बेस में तीन ही शब्द ध्यान रखना। बेस का मतलब अत्यधिक होता है, इसमें दो शब्द ध्यान रखना, एक तो आएगा बेस कीमती और बेस कीमत। हो गई ये 22 उपसर्ग कंप्लीट। बिला नहीं है क्या, बिला आ गया ना, नहीं मिला नहीं है, हो गए ना 22, करो देखो काउंट करो।
हाँ, ये तो सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है, सेंटेंस बनाने के लिए लिखा गया है भाई। हाँ, थोड़ा आप ऐसे लगेगी, तुकबंदी होती है ना लास्ट, मिलार बिलार, इसमें तो आ गया। हो गया ना 22? नहीं हुए? 19 पहुंचे? नहीं हुए तो मैं गिना देता हूं। किसी के 20 हो रहे हैं, किसी 21 हो रहे हैं, किसी के 22 हो रहे हैं। अब सुनो, जिसके 20 हो रहे हैं, जिसके 21 हो रहे हैं, जिसके 22 हो रहे हैं, अब मैं बोलता हूं कि ये उपसर्ग है, ये हो गए क्या, फिर आप बता देना कि ये बच गया, है ना। मिलाते हुए चलना, अभी एक बार लिख लो आप। को में नहीं, को तो ऐसे लिखा जाएगा ना, जो ये ओ है ना, ये आप ये बोल रहे हैं कि इस को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, वो वाला हो, मैं समझ गया, जो ये लिखा है था ना, आगत, आगत व्यंजन, ये वाला, ये नहीं लिखेंगे, इसमें कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं आएगा इसमें। देखो, लिख लिया ना, एक बार लिख लो, कोई बात नहीं है। ये उपसर्ग कंप्लीट, यानी कि आपके 2 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक तो आएगा संधि से, 5 प्रश्न में से एक तो संधि में से आएगा, पक्का है। एक उपसर्ग या प्रत्यय में से आएगा, तो अगर उपसर्ग से आएगा तो हमारा हो ही गया, प्रत्यय से आएगा तो भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर परसों हो जाएगा, है ना। हाँ, नहीं वो वैसे नहीं, वो उनका कर्दंत और तदित है, वो कर्दंत के अलग हैं, तदित के अलग हैं, लिखाएंगे भी, लिखाएंगे। इनमें जो हिंदी के संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है ना, वो याद रखना है थोड़ा आपको ज्यादा, बाकी इनको तो हमने पढ़ ही लिया है। देखो एक बार तो जो है ना, एक बार मिला लीजिएगा, पहला उपसर्ग लिखा है मैंने गैर, है ना, मैच कर लो एक बार कि यही हो गए नहीं हुए। पहला गैर हर लिखाया है, दूसरा गैर है, तीसरा कुछ है, चौथा ला है, फिर ना है, फिर दर है, फिर हम है, सब है, नेक है, हेड है, हाफ है, सर है, ब है, बा है, बे है, बद है ना, बिला है, अल है, को है, एन है, कम है, बेस है, यही थे। चलो बेस तो यहाँ लिखा दिया ना मैंने इसको, वो तो भाई इसमें जगह कम थी ना इधर, तो वो बेस इसलिए लिखा दिया। इसमें इसलिए जगह मुझे यहाँ पर और जगह बचानी थी कि एक जो उपसर्ग बताया था ना आपको, एक जनरल उपसर्ग है, जनरल, है ना, तो ये जनरल अब यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखना चाहो तो एक जो मैंने लिखा था ना, कौन सा वाला, सर, इस सर के पास में जगह हो तो वहां लिख लेना, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। जनरल का मतलब सामान्य होता ही है, और वैसे नहीं लिखोगे तो भी आप इसको वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आता है, इससे जो प्रश्न जो बनेगा ना उदाहरण, वो सीधे से बनते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर, है ना, जनरल वार्ड, जनरल स्टोर है, जनरल वार्ड है ना, वो हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी आपको याद रह जाता, क्योंकि ये तो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो यहां पर आ गया ये वाला, बे का मतलब बिना है, तो बे खबर बिना खबर के, बे ईमान बिना ईमान के, बे इज्जत बिना इज्जत के। फिर आ गया बद, ब का मतलब बुरा हो गया, तो बद किस्मत है, बुरी किस्मत है, बद नाम है, बद नियत है, बदबू है। बद के बाद में आ गया बिला, तो बिला वजह है, बिला कानून है, बिला शर्त हो जाएगा। बिला का मतलब क्या होता है, बिना होता है, तो बिना वजह के, बिना कानून के, बिना शर्त के हो जाएगा। फिर आ गया अल का मतलब निश्चित हो गया, तो अल गरज है, अलबत्ता है, अल बेला है ना। अल के आ गया को का मतलब कोऑपरेशन है, को एजुकेशन है, को ऑपरेटिव है, ठीक है ना, को हो गया। फिर आ गया एन का मतलब ठीक है, तो एन वक्त, एन जगह, एन मौके हो गया। फिर आ गया कम, कम का मतलब थोड़ा है, तो कम उम्र है, कमजोर है, कम अकल है। और फिर बेस का मतलब अत्यधिक हो गया, तो बेस कीमती, बेस कीमत हो गया। ये जो जनरल उपसर्ग है, नया उपसर्ग है, वो हमारा जोड़ा गया था नई एनसीईआरटी वाली किताब में, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, जहां भी आपको ठीक लगे, लास्ट में लिखना चाहो लास्ट में लिख लो, और लास्ट में जगह नहीं, लास्ट में अगर जगह होगी और आपके पास अगर जगह हो, कहाँ पर, सर की जगह, जो सर के पास में लिखना चाहो तो वहां पर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने लिखा था साहब मुख्य है,
और यहाँ पर इस जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है, थोड़ा याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो वहां पर लिखाते लेकिन वहां पर याद नहीं रहा, तो फिर बाद में याद आया दूसरा लिखने के बाद में। तो ये इस प्रकार से 22 उपसर्ग हो गए। संस्कृत के आ भी ने सम प्रसुरस पवन भी एंटिटी रात्रि तप स्व अपि, जिसको अकारांत आकारांत इकारांत रुकांत वैसे याद रख सकते हैं। फिर हिंदी वाले जो उपसर्ग हैं ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये बिन बहु आप सब नाना, ये तो ये बिन बहु सब आप नाना आधा अनौसन बर लेना, क्योंकि उनका चिर को 2 3 4 5 ऊपर के है ना। ये 22 उपसर्ग हो गए जो आज हमने बात कर लिया। फिर ये आ गए कौन से, तो ये आ गए सा विदेशी के हर गेर कुछ इला ना दर, हम सब है नेक है डाफसर बेबाबद मिला अल्को इनसे कम बेस मिला। ये 22 उपसर्ग हो गए। अब इनमें से उपसर्ग है ना, ये ज्यादा हिंदी वाले इनको है ना, तो इनको तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ऐसे उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। और संस्कृत वाले हैं वहां से संभावना ज्यादा है प्रश्न आने की, वहां से भी आए तो भी आप कर पाएंगे, इनसे आएगा तो भी आप कर पाएंगे कि सारे उपसर्गों का हमें पता चल गया है, ठीक है। ये हमारा उपसर्ग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो हम प्रत्यय पढ़ेंगे, तो प्रत्यय के लिए आप 5-7 मिनट का आप गैप ले लीजिएगा, फिर प्रत्यय अपना शुरू करते हैं, ठीक है।